गुड इवनिंग सर। गुलशन जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है? फर्स्ट क्लास सर, एवरीथिंग इज गुड। आई होप you are fantastic, fine, हाँ and गुलशन जी as usually you are rocking and handsome. गुलशन जी आपकी ज़रा नवाजी है जी। तो गुलशन जी, मैं अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनका खैर मकदम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो हमारे इस शो में आए हैं हमें सुनने के लिए। तो उम्मीद यही होती है कि इस शो से उनको वो हर चीज़ मिले जिसकी वो तलब रखते हैं, जिसकी उनको ख्वाहिश है। मतलब Right. निरोगी काया के हवाले से अगर वो अपनी काया को निरोगी रखना चाहते हैं, उसी पस मंजर में हम जो प्रोग्राम पेश करते हैं। तो सेहत के एतबार से, जिस्म के एतबार से या तकलीफ़ों के एतबार से जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और हर मुमकिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको बड़े सादा और सिंपल अल्फाज में हम वो चीज़ आपको दे सकें, वो चीज़ आपके जहन में ला सकें जो आपकी काया के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको तंदुरुस्त रख सकती है। तो दिस इज़ अवर मोटो। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं उन सभी का वेलकम करना चाहूंगा आज के इस निरोगी काया के सेशन में, जो कि हमारा वीकली सेशन रहता है। अगर इनकी कोई क्वेरी होती है, अगर ये कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पे हैं, हमारे उसमें आते हैं। तो ये किसी भी वक्त हमसे राब्ता कायम करके ना हमसे ये इंक्वायरी ले सकते हैं, और हम चाहेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा इन तक पहुंचाएं उसको, ताकि इनको राइट। इसको सुनने का, यहाँ बैठने का ऐसा ना लगे कि हम टाइम ज़ाया करते हैं। तो गुलशन जी, आज के निरोगी काया प्रोग्राम के हवाले से मैं इन सभी लोगों का एक दफ़ा फिर से इस्तकबाल करता हूँ, इनका वेलकम करता हूँ। और जी। इनको मैं ये बता दूंगा कि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जीआई ट्रैक या आईबीडी, या जितना भी हमारा पाचन शक्ति से, पाचन क्रिया जो होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारी होती है, उसके मतलब हम बात करने वाले हैं। जीआई ट्रैक मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इस ट्रैक मतलब ये वो ट्रैक है जो हमारे अपने मुंह से स्टार्ट होता है, आई मीन माउथ से स्टार्ट होता है तो एनस पे जाके खत्म होता है। इस ट्रैक के बीच में बड़े सारे मरहले, बड़ी सारी स्टेजेस होती हैं, बड़े सारे ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये बता दूं, इस गैस जीआई ट्रैक अपना, जिसको अभी मैं बोल रहा था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो इनकी जो इंटेस्टाइन्स की जो लंबाई होती है ना, इट इज ऑलमोस्ट 45 फीट लॉन्ग। ये जो आप देखते हैं ना, कर्ल्स बने होते हैं, जैसे ये मैगी होती है हमारी, इस टाइप के बैंड्स इसमें होते हैं, कर्लिंग होती है, स्पाइरल जैसा होता है। तो ये देखने में मतलब ऊपर वाले की कृपा है कि उसने क्या मतलब हमारे एक छोटे से पेट में इसको बंद करके रखा होता है। अगर इसको खोल के आप इसकी लंबाई नापेंगे तो एज पर साइंस ये कोई 45 फीट लंबी होती है। तो मैंने बोला 50 इसका मतलब जो ईसोफेगस है हमारा, जो यहाँ तक पहुंचता है, उसके बाद इनके अनवर्ड्स जो ओलियम्स के आगे होती है, मतलब कोलोन के आगे होती है, या रेक्टम तक होती है, एनस तक होती है, तो उसको कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली इट इज 50 फीट। अब देखने वाली ये चीज है कि आज के दौर में इन प्रॉब्लम्स की वजह से ना, इस इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो हमारा है, जो जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारा है, इस ट्रैक में स्मूथनेस क्यों नहीं रहती है। इस ट्रैक्स में जो गड़बड़ होती है, इस जो आंत या बाउल जिसको आप कह सकते हैं, इसमें जो गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में 1.4 मिलियन लोग जो होते हैं वो ईयरली दम तोड़ देते हैं। और हिंदुस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पे इसकी ये बीमारी से जूझ रहा है, ये वाला अपना जो इंडिया है। तो मतलब ये क्या है, इंडिया में ऐसा क्या है कि इस किस्म की मतलब प्रॉब्लम होती है और इतने लोग मर जाते हैं। इसकी वजह यही है जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है ना। आप लाइफस्टाइल पे अक्सर हम बात करते रहते हो, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये मसला ही वहीं तक, ये लाइफस्टाइल की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है।
तो लाइफस्टाइल आजकल क्या है हमारा कि हवा जिसमें हम सांस सांस लेते हैं, तो उस हवा में क्या है, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो पूरी दुनिया के पॉल्यूशंस है ना, पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी हवा में घूमते हैं, फ्री रेडिकल्स, डेंजरस रेडिकल्स जिसको आप कह सकते हैं, वो फ्रीली हवा में तैर रहे हैं। और हम मजबूर हैं ऐसी हवा में सांस लेने के लिए। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे अंदर नहीं जाते हैं, वो और हमारे लंग्स को प्रॉब्लम करते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट सिस्टम को प्रॉब्लम देते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो आप फिर से मैं बोलूंगा कि खान पान जो हमारा है, इट इज ऑल इट इज ऑल हाइब्रिड। सारा मैनूर के बेस पे, पोटास, सोडियम, यूरिया, ये मतलब जमीन कम होती है, पैदावार हमें ज्यादा चाहिए। पैदावार तभी ज्यादा हो सकती है कि जब हम इसमें खाद डालते हैं, उतना खाद डालते हैं जो स्केल से बाहर होता है, जरूरत से ज्यादा होता है। तो वो खाद तो दाना पैदा करता है, खुराक, ये अपनी फसल को बना देता है, लेकिन वो फसल कौन खाता है? हम खाते हैं उसको। उसके बाद करें बात पानी की, तो पानी में क्या है, आप मतलब अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी हमारे वाटर पॉइंट्स हैं ना, कोई भी ऐसा वाटर पॉइंट नहीं है जो लेबोरेटरी उसको सेफ कहती है, मतलब ऑल द वाटर इज कंटेमिनेटेड। उसके बाद जो फ्रूट्स हम बड़े शौक से खाते हैं, जी मैंने ये वाला फ्रूट खाया है, वो वाला खाया है, तो उसकी उसमें देखो, उसकी जो राइपनिंग है ना, उसको जो पकाना है, दैट इज ऑल केमिकलाइज्ड। और केमिकलाइज्ड मतलब कितनी बार ये हमें आता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, एवरीबॉडी से, हम भी जानते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, न्यूज भी आती है कि ये केमिकल जो होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल टू हमारी सेहत के लिए, बहुत नुकसानदेह है। बट हम मजबूर हैं, हमने इसको खाना ही है। अब देखिए, कैलकुलेशन कीजिए आप खुद ही, जो मैंने बात की कि जो खान पान, फलों का खाना है, पानी का पीना है, हवा में सांस लेना है, जब ये सारा सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर बाहर से इतना नुकसान पहुंचाते हैं, अब ये छोटे जो सेल्स और टिश्यूज हमारी आंतों में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, अब जस्ट इमेजिन के उनको ये क्या करते होंगे। इन चीजों का, प्लूटेंट्स का या पेस्टिसाइड्स का, जो भी मतलब ये गंदगी है, इसका कितना नुकसान होता है, हमारे 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 ऑर्गन्स को कितना नुकसान होता है। ये वही नुकसान है जिसका एक पहलू आज हम पकड़ रहे हैं, जिसको मैंने बोला है जीआई ट्रैक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है जीआई पाइप का? जीआई आंत जो है, इसका मेन फंक्शन, इसको साइंटिफिकली डिवाइड किया हो गया हो, वैसे तो बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन मोटे शब्दों में इसको डिफाइन किया गया है। इसका सबसे पहला होता है पार्ट, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब हम किसी निवाले को, कोई खाना है, कोई भी चीज जो हम खाते हैं, उसको मुंह में डालते हैं। उसको मुंह में डालने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, मतलब हम दांतों से इसको चबाते हैं, अपने मुंह में के अंदर जो सलाइवा होता है वो इसको मिक्स करता है, उसमें भी एंजाइम, सलाइवा में भी एंजाइम होते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये यहीं से स्टार्ट होती है। हमारे जो सलाइवा होता है वो इसमें मिक्स होता है, तो इसको हम दांतों से ब्रेक डाउन करते हैं, जितना पॉसिबल होता है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके देन इस पाइप का तीसरा पहलू आता है प्रोपल्शन, मतलब एक सिस्टम है नेचुरली कि जो खाना हम मुंह में डालते हैं, उसको चबाने के बाद वो ऑटोमेटिक, देखो आप उसको धक्का नहीं देते हो, बट इट्स ए नेचुरल सिस्टम कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे गले के हलक के नीचे उतरता है, देन इट गोज टू द स्टोमिक्स। स्टोमिक्स में क्या होता है, इस पाइप ये क्या करती है, वहां पे इसका होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी केमिकल्स हमारी डाइट में होते हैं, या यूं कहो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे केमिकल्स में होते हैं, उनको बड़ा बारीकी से जो हमारा स्टोमिक है उसको पीसता है, बिल्कुल मतलब तैयार करता है कि ये डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद स्टेज आती है इस पाइप में, दैट इज एब्जॉर्प्शन, मतलब जज़ब करना। मतलब जैसे इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं कहूं तो हम खाना कहते हैं तो लोग कहते हैं कि मुझे खाना नहीं लगता है, वो लगना जिसको आप कह रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब इसका मैं सिस्टम बता दूं कि स्टोमिक से ये सीधा ही खाना जो आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी लंबाई लगभग 22 to 23 फीट होती है, वो यही स्पाइरल टाइप की होती है, उसमें ये खाना घूमता है अप टू 20 फीट, अपना
जितने भी 22 या 23 फीट की लंबाई उसमें घूमता है, लेकिन उसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पाइप का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स होते हैं, हर चैम्बर में जो भी एक न्यूट्रिएंट जो होते हैं खाने में, अब जैसे हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं या कोई और चीज लेते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स विटामिन ए होता है, प्रोटीन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं, जिंक, पोटाशियम, मैग्नीज, सीलियम, ये मतलब हर चैम्बर में अपने अपने चैम्बर में ये सेटल हो जाते हैं। वहां से ये एब्जॉर्ब होते हैं। उस पाइप के बैक साइड में एक विलाइज होती है, उन विलाइज की मदद से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। क्या? न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो ब्लड से जो होते हुए चलते हमारे सेल्स और टिश्यू में, जिनको ये वहां पे एनर्जी देते हैं, तो हम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो ये हो गया वो सिलसिला जो एब्जॉर्ब होने वाला, जो हमारे ब्लड में जाता है, जो हमारे जिस्म को लगता है। अब उसके बाद जो एक मटेरियल बच जाता है, अनडाइजेस्टेड हो जाता है, यूं कह लो जो वेस्ट हो जाता है, दैट उसको अब क्या करता है, बॉडी क्या करती है, ये पाइप क्या करती है, जीआई ट्रैक जो मैं कह रहा हूं, इट एलिमिनेट्स दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। हम उसको थ्रू एनएस एक्सक्रीट कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जीआई ट्रैक जिसको मैंने आपको बताया, इंजेक्शन, प्रोपलेशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ये इस पाइप का काम होता है। सर जैसे आपने बताया कि एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि हम इंजेक्शन करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, फिर उसके बाद में वो प्रोपल्शन के थ्रू हमारे स्टोमक में वो खाना पहुंचता है, और जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, हमारा खाना पचना स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स कि खाना अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है, खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो सर स्टोमक में ही हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट हो जाती है। स्टोमक और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो हमारा खाने का जो जितने भी इसमें अब्जॉर्प्शन का टाइमिंग रहती है, कम से कम भी उस खाने को 6 से 8 घंटे लगते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होने के लिए, जिसमें हमारा पार्ट रहता है ड्यूडेनम रहता है, जो कि हमारा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन पार्ट रहता है। फिर उसके बीच में एक थोड़ा सा लार्ज पार्ट रहता है जो स्पाइरल जैसी हमें दिखती है, हम डायग्राम्स में देखते रहते हैं। तो वो जो रहता है ज्यूजेनम पार्ट, और ज्यूजेनम पार्ट से फिर वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं इलियम पार्ट, तो इलियम के थ्रू होते हुए उसको कम से कम भी 6 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन जब जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे एब्जॉर्ब होने होते हैं, और साथ में जितना भी उसमें एंजाइम्स या फिर उसमें जो जितना भी पानी वगैरह होता है, वाटर कंटेंट जो होता है, वो सारा का सारा वहाँ पे अब्जॉर्ब होता है। लेकिन फर्दर आगे उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं, उसके लिए वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है, और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए उस खाने में से, और वो एलिमिनेशन के लिए हमारे कॉलन तक चला जाता है खाना, और थ्रू एक्सक्रीटा हम उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर हम जो खाना खाते हैं, कम से कम भी उसे 28 से 36 घंटे लगते हैं एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी से बाहर निकलने में। देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देखो इस चीज को गौर से सुने कि खाना बिल्कुल जो आज हम खाते हैं, इट टेक्स 36 आवर्स, 36 घंटे इस खाने को हम अपने पेट में रखते हैं, उसके बाद इसका जो एलिमिनेशन होता है। ठीक हो गया। अब देखो ये जो 36 घंटे हमने क्या डाला है अपने आंतों में, अपने पेट में क्या चीज डाली है। अगर मैं बात करूं, जो मैंने पहले बात की थी आपसे कि लाइफस्टाइल का जो हमारा खान पान है ना, तो उसमें अगर इसी खाने में, जिस खाने में ये यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या ये फ्री रेडिकल्स, वो सारे के सारे 36 घंटे हमारी आंतों में घूमते रहते हैं। अगर वो हमारी आंतों में घूमते रहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, उनका कोई ना कोई आंतों पे प्रभाव पड़ेगा, कोई ना कोई असर उन पे होगा, वो कोई ना कोई अपना रंग दिखाएंगे, क्योंकि जो उसकी खसरत होती है एक टॉक्सिन, ये टॉक्सिन ही होगे ना। अब टॉक्सिन ने क्या करना होता है, नुकसान ही पहुंचाना होता है। ये करते हैं, इन्फेक्शन को बनाते हैं,
तो ये सारे का सारा जो हमारा सामान होता है, इंटेस्टाइन जो जीआई ट्रैक है, तो इसको ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। जो इन्फेक्शन वही एक प्रॉब्लम का जरिया बनता है जब हमें भूख नहीं लगती है, जो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे पेट में हो जाती है, तो ये इन्हीं की वजह होती है। बिल्कुल सर, ये जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो सकती है। जैसे कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे, जैसे हमारा जो खाना है वो बिल्कुल खाना और लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल सेडेंटरी है, वहाँ पे कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं है। तो हमें ये इन्फेक्शन या प्रॉब्लम जो हो सकती है वो वायरल भी हो सकती है, वायरस के जरिए भी हो सकती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकती है, आईबीडी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का हम परेशान मतलब हमें परेशानी देखने को मिलती है, या फिर हमें स्टोमक या फिर हमारा इंटेस्टाइनल एरिया कहीं भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वो किसी फंगस इन्फेक्शन हो, या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन जो हो सकती है हमें देखने को मिलती है। राइट, ये अच्छी बात है आपने कही। अब देखो, आपने नाम लिया है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये होती है स्वेलिंग, फूलना, स्वेल हो जाना। बाउल होगी आपकी पाइप, डिजीज होगी बीमारी। तो मतलब ऐसी बीमारी जिससे हमारी जो ये जीआई पाइप है ना, ये स्वेलिंग होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मींस इसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि छाले पड़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये होता कैसे। इसका एक रीजन तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि अगर इतने जो हमारी खुराक है ना, अगर उसमें इतने टॉक्सिन्स हैं, तो ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, नुकसान तो पहुंचाएंगे। तो एक नुकसान, बाकी तो पूरी बॉडी को जो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज के टॉपिक के हवाले से अगर हम जीआई ट्रैक को ही देखें, तो उसमें ये बहुत बड़ा नुकसान जिसको आईबीडी हम कह रहे हैं, वो व्हाट इज दैट एंड हाउ इट हैपेंस। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तब तक ये आपकी बॉडी में क्या काम करता है कि आपकी बॉडी में किसी किस्म का वायरस हो उसको नहीं जमने देता है। अगर किसी किस्म की फंगस हो उसको पैदा नहीं होने देता है। अगर किसी किस्म का बैक्टीरिया दाखिल होता है उसको ये मार गिराता है। अगर किसी किस्म की इसमें इन्फेक्शन हो उसको ये दूर भगाता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब डिफेंस, बॉडी का डिफेंस होता है ये। तो अगर ये डिफेंस कमजोर हो जाता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम इस काबिल नहीं होता है कि वो हमारे इन्फेक्शन को दूर ना भगा सके, हमारे वायरस को दूर ना भगा सके, हमारे बैक्टीरियाज को दूर ना भगा सके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमारे जिस्म के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को आंत के हवाले से, आईबीडी के हवाले से हम कहते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आईबीडी। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन अब आम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि आईबीडी हो गया है हमें। तो इसके जनरली जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के जो सिम्टम्स रहते हैं, वो उस कंडीशन में देखा गया है कि किसी इंसान को परसिस्टेंट डायरिया हो गया है, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन रहती है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उसकी जो स्टूल पास हो रहा था उसमें ब्लीडिंग आ रही हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, उसको थकावट महसूस हो सकती है, फटीग महसूस कर सकता है इंसान। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। यस गुलशन, देखो अब इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स तो नजर आ गए अब, लेकिन कोई भी चीज फाइनल करने से पहले वी शुड बी श्योर, हमें यकीन होना चाहिए कि वाकया ही हम उसी चीज की दवाई खा रहे हैं जो दवाई के जो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सिम्टम के इतबार पे आप दवाई नहीं खा सकते। सिम्टम्स एक इशारा होता है कि हो सकता है ऐसा हो, बट हो सकने में सब कुछ नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज ऐसे अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले जा सकते जिससे आपको नुकसान हो। बट कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो करवानी चाहिए। सिम्टम्स के इतबार पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इट कैन प्ले अ रोल बट नॉट कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए आज के दौर में, आज का जो सोफिस्टिकेटेड दौर है, जहां पे
मेडिकल इंफ्रा बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। तो आज के दौर में इस आईबीडी को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास हमारे जो मेडिकल साइंस है इनके पास बहुत अच्छा है। एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी मेरे ख्याल आपको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कैमरा एक अंदर डालते हैं, उसमें मतलब हर चीज जो आपके अंदर जो है वो देख सकते हैं आपके स्टोमिक के अंदर कि उसको क्या प्रॉब्लम है। रैशेज हैं उसमें, कोई पैचेस हैं उसमें, या कोई जख्म है उसमें, अल्सर्स हैं उसमें। उसके बाद अगर क्लोन में कोई प्रॉब्लम है देन डॉक्टर्स गो फॉर क्लोनोस्कोपी। वो क्लोनोस्कोपी करते हैं, सेम प्रोसीजर है, इट इज पेनफुल। तो मतलब डायग्नोस कंफर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद बड़ी रेडियोग्राफीज होती हैं। उसके बाद ये एक एमआरआई होती है, बड़ा ही डेलिकेट, मतलब जो तह तक पहुंचता है। एमआरआई करवाते हैं कि भाई एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और इजाद जिसको आप कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, सीटी जिसको लिखा जाता है, वो होती है। उसके बाद जब आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स ये भी देखते हैं कि भाई इसका स्टूल टेस्ट करवाओ या इसके ब्लड के टेस्ट करवाओ। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको वाकई ही इसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो। बिल्कुल सर। तो सर ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इसमें हमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। दो कंडीशन वो होती है सर कि एक कंडीशन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको हम जान सकते हैं क्रोन्स डिजीज के नाम से। अब क्रोन डिजीज जो है उसमें क्या रहता है कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारे हलक से लेके हमारे एनस तक, हमें कहीं भी पैचेस बन सकते हैं, छोटे छोटे जख्म हो सकते हैं, छोटी छोटी इन्फेक्शन हो सकती है। हमारे जो इनर वॉल्स होती है वहां पे कहीं भी इन्फेक्शन हो सकती है सर। तो अब दूसरी तरफ हम जाएं, अब दूसरी तरह की इन्फेक्शन क्या होगी? वो होती है सर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या रहता है, हमारा जो कॉलन एरिया रहता है या फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या फिर हमारा इलियम पार्ट जो रहता है, ये इस एरिया में बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है। और ये स्मॉल पैचेस की बजाय जहां भी ये इसका असर देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, दैट मीन जो पैचेस हैं, पैचेस कंटिन्यू हैं। अगर वो जगह खराब हो गई है तो वो पूरा का पूरा एरिया खराब हो गया होगा। और ज्यादातर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, जो पेन वगैरह जो रहती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको दो कैटेगरीज में डाला गया है। क्रोन डिजीज ये कहीं भी हो सकती है और छोटे छोटे पैचेस, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो हमारा पर्टिकुलरली गट एरिया होगा और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होगा, और वो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज की तरफ चला गया होता है जहां पे हमारी बॉडी को ये कंटिन्यूसली डैमेज कर रहा होता है। डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हकीकत है कि जब आपका ट्रीटमेंट चलता है, आप क्लोन की मैं आपको बात सुनाता हूँ। एक चश्मदीद जिसका मैं गवाह हूं, तो उसको क्लोन प्रॉब्लम हो गई थी, क्लोन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो बड़ा सारा इलाज करवाया, बात नहीं बनी। तो काफी अरसे के बाद जब उसने क्लोनोस्कोपी करवाई ना, तो कैमरे के जरिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसका जो क्लोन का पोर्शन होता है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ आंत होती है, ये आंत होती है, तो वो सड़ चुकी थी, उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। ये शिद्दत, मतलब जब ऐसी सिचुएशन पहुंच जाती है, इट बिकम्स क्रोनिक। और जो चीज क्रोनिक हो जाए, लंबे अरसे तक ठीक ना हो, सड़ जाए, सड़ने के बाद इसका एक ही होता है कि दैट लीड्स टुवर्ड्स कैंसर। तो वेरी डेंजरस। इस चीज को लाइटली लेना बड़ा ही, मतलब एक हिमाकत होगी हमारी, ऐसे में हमको नहीं करना चाहिए। अब ये तो गुलशन जी की बातों से अब तय हो गया कि बंदे को डिक्लेयर हो गया कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आईबीडी। अब आईबीडी से जब वो बंदा डिक्लेयर हो गया कि इसको आईबीडी है और सफर भी कर रहा है, तो अब इसका ट्रीटमेंट भी देखना है। जब डॉक्टर के पास आज के दौर में तो वैक्सीनेशन होती हैं कि भाई ऐसी कोई भी बीमारी बंदे को ना लगे जो जानलेवा हो, जो फैटल हो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर
इन्वेस्टिगेशन, ये जो आप एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, रेडियोग्राफी या अपना एमआरआई करने के बाद भी वो तय करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो जीआई ट्रैक में जहाँ पे भी छाले हैं, जहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो उसकी उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर पूरे का पूरा वो सरफेस ही इन्फेक्टेड है और इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो देन दे ऑप्ट फॉर द सर्जरी। ये दिस इज टोटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी अपनी जजमेंट होती है। फिर वो क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करके उस पोर्शन को जो डैमेज हो गया होता है, जो सड़ गया होता है या फंक्शनल नहीं होता है, जब वो अंदाजा लगाते हैं कि इससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर, उसको वो काट के बाहर फेंक देते हैं, बाईपास कर देते हैं या उसको शॉर्टन कर देते हैं। ये आज की, अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दैट इज नॉट ऑफ कि उसको प्रॉब्लम थी। अदनान सामी, आपने नाम सुना होगा उसका, ही वाज हैविंग अ बिग टमी। तो उसने टमी को कम करने के लिए अपनी इंटेस्टाइन का ऑपरेट करवाया, और आपने देखा होगा कि आज की डेट में ही इज क्वाइट यंग, वो बात उसमें नहीं रही थी। तो दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ द डॉक्टर्स। वो तायुन इस बात का करते हैं कि कब क्या करना चाहिए। तो आजकल ये ऑपरेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर आपको किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, उसका जैसे गुलशन जी ने बताया कि वो एक पैच हो सकता है, एक यहाँ पे हो, दूसरा 2-3 इंच के बाद में, और फिर तीसरा 6 इंच के बाद में है, तो वो 3 पैचेस को रिमूव करने के लिए दे डोंट गो फॉर द ऑपरेशन, बट दे ट्रस्ट ऑन देयर मेडिकेशन। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। बिल्कुल सर, लेकिन अब देखो, हम आम सभी के लिए, सभी के हवाले से बात कर रहे हैं। देखो सर, मेन हमारी जो आंतें हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक रहता है, आंतें हमारी, उनका काम है खाने में से जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसे हम बोलते हैं, उनको अब्जॉर्ब करना। लेकिन अब देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो जिसको आईबीडी की प्रॉब्लम हो गई है, चाहे वो क्रोन डिजीज का पेशेंट है या फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, दैट मीन्स उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब जो उसकी आंखों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज जहां पे अब्जॉर्प्शन होनी है वो एरिया डैमेज हो रहा है या हो चुका है। तो अब जिसको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, वो इंसान, वो पेशेंट, वो प्रोन हो जाएगा कि उसको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी फेस करना पड़ेंगी। गट एरिया में ही प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो फर्दर आगे उसको प्रॉब्लम दे सकती हैं। वो उनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आगे फेस करने को मिल सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज उनको देखने को मिल सकती हैं कि वो उनको ऐसी परेशानी हो सकती है, आर्थराइटिस जैसी परेशानी हो सकती है। कैंसर का तो बहुत ही, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, बिल्कुल उनका ना रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन जैसा बन जाता है। किडनी डिजीज तक हो सकती है उनको, लीवर डिजीज हो सकती है, माइग्रेन पेन्स हो सकती हैं, हेडेक्स रहती हैं। तो ये सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये उनको नॉर्मल हो जाएंगी इसके बाद। यस, ये एक बात पक्की बात होती है कि जब आपके किसी भी बंदे के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन का असर उस पे दूसरे ऑर्गन्स पे भी होता है। तो चलो ये तो हम चैप्टर नहीं लेंगे। तो दूसरी तरफ अगर हम इस पे आईबीडी पे आए, तो उसमें क्या होता है कि फिर वजह बन जाती है कि बंदे को इसका नुकसान क्या होता है कि जब ये आईबीडी हो जाता है तो आप खा कुछ नहीं सकते। आपको लगेगा कुछ नहीं, अगर आप खाएंगे भी तो वो आपके पेट में, क्योंकि छाले ही छाले हैं, जिस पाइप से वो गुजरेगा, जिस बाउल से वो गुजर रहा है आपका खाना, वो डैमेज्ड है, उस पर अल्सर्स हैं। तो वो उल्टा एक प्रॉब्लम, बंदा कहेगा मैंने नहीं खाना, मुझे तकलीफ होती है खाने से। तो उस सूरत में अब हमने ये देखना है कि उसको क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्पॉइल्ड फूड होती है, बासा खाना होता है, जब अनवॉश्ड खाना होता है, उसको उसने अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बाद स्पाइसी और हार्ड फूड, जिस खाने में मसाले होते हैं, तो वो यूं समझो कि या वो गर्म होता है, तो आप ये जस्ट इसकी कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी बंदे की जो आंत है, वो अंदर से उसको छाले पड़े हुए, उसको जख्म है, अगर स्पाइसी मसाला उसके ऊपर से गुजरेगा, मिर्च या कोई भी चीज गुजरेगी, तो उस जख्म को वो ताजा करेगी, उसको यकदम तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई गर्म चीज खाते हैं,
तो गर्म पानी या कोई और गर्म चीज खाते हैं तो वो उसको छीलेगा, उस जख्म को कम नहीं करेगा और बढ़ाएगा। तो कुछ लोगों की आदत होती है, तभी तो डॉक्टर्स कहते हैं, ये कोरोना के काल में तो लोगों डॉक्टर्स ने ये इट वाज एन इन्वेस्टिगेशन के भैया कोरोना को मारने के लिए आप कुछ ना कुछ गर्म खाएं, बट इतना गर्म मत खाओ कि वो आपका जो अंदर इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना उसको डैमेज हो जाए। उसके बाद जो चीजें डायरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे दूध हो गया। एक चीज मैं बता दूं लोगों को कि दूध लोग इसको पीना पसंद करते हैं, बट इट टेक्स मच टाइम टू डाइजेस्ट। उसके बाद चीज होता है, क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब आपने अपने बॉडी का जो एक इंटरनल सिस्टम होता है दैट इज अल्कलाइन होता है। अब अल्कलाइन बनाने के लिए हमने वो चीजें खानी चाहिए जो एसिडिक ना हो। तो एसिडिक फूड्स जो होती हैं उनको अवॉइड करें, खट्टा खाना बंद करें। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, या जैसे अंगूर भी आप कह सकते हैं, इसमें भी खटास होती है। अगर ये चीजें खाओगे तो आपका जीआई ट्रैक ज्यादा डैमेज होगा, उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आपका टेस्ट है जो आपकी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बट इट नेवर सेटिस्फाइज योर रिक्वायरमेंट एज आईबीडी पेशेंट। उसके बाद माजरत के साथ मैं कह रहा हूं कई लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोजिज हाजरीन, अल्कोहल जब आप जो भी सिप इसका लेते हैं तो जो ही ये अंदर जाएगा तो वैसे वैसे बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, तो वो क्या करेगा, वो आपके जख्मों को ताजा करेगा, आपका हार्ट बर्न स्टार्ट करेगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी बंदे को है और वो शौकीन है अल्कोहल का, तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट थ्रू दिस मीडियम कि वो इन चीजों का सेवन ना करे। उसको तकलीफ हो सकती है, उसको किसी और स्टेज पे ले जा सकता है ये सारा आदतें। जी सर, बिल्कुल सर। और इसी के साथ में अब आपको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगी कि अब हमारी बॉडी को आखिर चाहिए क्या। जो नहीं खाना है वो तो पता लग गया, लेकिन अब हम अपनी बॉडी को क्या दें। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम वो चीजें खाएं जिससे हमारी बॉडी की अल्कलिनिटी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। जैसे कि हम खा सकते हैं एप्पल, खा सकते हैं बनाना, खा सकते हैं। उसी के साथ जितने भी हमारा जो सब्जियां होगी, फल या सब्जियां, वो प्रेफर करें जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि फाइबर जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारा गट एरिया की जो हेल्थ है, गट एरिया रहेगा, स्टूल जो पास होगा वो बड़े आसानी से पास होगा, वहां पे आपको कॉन्स्टिपेशन कम रहेगी। इसी के साथ आपने जो भी फ्रूट्स लेने हैं, जो भी आपका जो फूड रहेगा उसमें क्या रहेगा, आपका होल ग्रेन, आपने जो फूड रहेगा होल ग्रेन्स उसमें साथ रहना है। ब्रान ले सकते हैं आप। उसी के साथ आप एक ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, एक खास तरह का ये दही रहता है वो ले सकते हैं, बिकॉज उसमें क्या रहता है, प्रोबायोटिक्स रहते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे गट एरिया की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो गट एरिया है उसको डाइजेशन करने के लिए वहां पे कम से कम भी, अगर हम आम भाषा में बात करें तो 2 से 2.5 किलो गुड बैक्टीरिया रहता है दोस्तों। गुड बैक्टीरिया हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन हमारी जो फूड है वहां पे क्या हो रहा होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और बिकॉज बहुत सारी मेडिसिन की कंजप्शन की वजह से, खास तरह के जो जैसे हमारे NSAIDs होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स रहती हैं, एंटीबायोटिक्स रहती है, उसकी वजह से वो सारा का सारा बैक्टीरिया खत्म हो रहा होता है। इंटेस्टाइनल जो होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हम प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो प्रोबायोटिक्स वो ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारी गट एरिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ये सही बात है कि प्रोबायोटिक्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है हमारी डाइजेशन में, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन, ये मतलब ये ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे बैड बैक्टीरियाज को मारती है।
तो इसी के साथ साथ समटाइम्स क्या होता है, हम बैठे होते हैं तो अचानक हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द, अब इस दर्द को हम बड़ा लाइटली लेते हैं। अब ये दर्द, इसकी वजह क्या है? तो ये क्लोन में भी प्रॉब्लम होगा ना, अगर उस, ये भी एक वजह होती है इस दर्द की। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आज के दौर में खान पान के हिसाब से इट इज अ वेरी प्रेवलेंट। आजकल तो मतलब कोई ऐसा शख्स, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, कॉन्स्टिपेशन। अब क्या, हम क्या करते हैं कि पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, हम जूसेस बहुत कम लेते हैं, हम लिक्विड्स बहुत कम ले लेते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन जब एब्जॉर्प्शन करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो ये मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ये उधर क्या आते हैं, इसमें से मतलब मॉइस्चर, जो हाइड्रेशन होती है वो खत्म हो जाती है, तो ये एक ही जगह बैठ जाता है, वहां पे इट बिकम्स हार्डर, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब इसका जो मूवमेंट होता है अप टू टूवर्ड्स क्लोन या टूवर्ड्स रेक्टम, दैट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। तो उस सूरत में भी आपके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और समटाइम्स डायरिया की वजह से भी, जब कभी आपको दस्त लगने होते हैं, समटाइम्स उधर भी आप कभी कभी महसूस करते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है पेट में, तो तब भी ऐसा पेट दर्द हो सकता है। अगर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, कोलाइटिस, जो छाले छूले होते हैं अंदर पड़े अपने रेक्टम में या इस अपना क्लोन में, तो दे कैन बी ए कॉज ऑफ अ सीवियर पेन। उसको राइट। ये नहीं समझना चाहिए कि चलो हम ऐसा ही करते हैं, लाइटली करते हैं, बट ये मतलब एक अंदेशा होता है, ऐसा हो सकता है, जी इट इज नॉट श्योर। जी जी। तो सर अब जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो गई है, यहाँ पे कोई कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है लॉन्ग टाइम, तो सर उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो उसकी बॉडी के अंदर एल्कलिनिटी लेवल को मेंटेन करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे, तो वो चीज़ उसको फॉलो जरूर करनी है। उसी के साथ में वो ब्रेड फॉलो कर सकते हैं। ब्रेड यानी कि बनाना, राइस, एप्पल, और उसी के साथ में टोस्ट। ये टोस्ट क्या रहता है, एक फर्मेंटेड तरह का रोटी रहती है, जो हमारे जम्मू में तो काफ़ी पॉपुलर है। बट इसमें क्या रहता है, जो फर्मेंट रोटी होती है उसमें प्रोबायोटिक्स लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो आपकी डाइजेशन में बड़ी हेल्प करते हैं। उसी के साथ में जो देखो होता क्या है ना, कि हम डॉक्टर्स को कभी कभी, जो डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन होती है, जो उनकी तरफ से जो कोई भी सलाह जो रहती है हमारे लिए, उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें डॉक्टर ने जो सलाह दी है और साथ में जो रिकमेंडेड जो उन्होंने मेडिसिन दी है, वो इसीलिए दी है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, उस प्रॉब्लम से आप रिकवर हो सके, तो आपको वो जरूर फॉलो करनी है। राइट। अब देखिए सर, एक ऐसी चीज होती है कि जब आईबीडी हो गया या कोई जीआई जी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर तो ये मसले खड़े हो जाते हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको चाहिए क्या करना है? आपको चाहिए कि आप फ्लश वाटर, मतलब पानी बहुत ज्यादा पिए आप, बहुत, ताकि आपके ऑर्गन जो है वो, आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। उसके बाद अपने इसको सफाई के लिए, क्लींजिंग ऑफ द स्टोमिक के लिए, आप ये जो साल्ट वाला, नमक वाला पानी होता है उसको पी के, खुला सा पानी पी के यू कैन गो फॉर वॉमिटिंग, दैट आल्सो क्लीन्स दैट। उसके बाद डाइट जो आपकी होनी चाहिए, दैट शुड बी विद हाई फाइबर, उसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद आपका शौक जो होना चाहिए, कभी कभार नहीं बट के रेगुलर बेसिस पे यूसिस का यूज पीना चाहिए आपको। और प्रोबायोटिक्स ऐसा खाना खाया, जैसे अभी ये कह रहे थे टोस्ट, वो खमीरा जिसको आप कहते हैं, वो फर्मेंटेशन उसकी हुई होती है, तो वो जैसे दही हो गया, बनाना हो गया, इसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोबायोटिक्स जिसमें ज्यादा होते हैं तो समझो कि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो प्रोबायोटिक अगर फर्ज करो आपका खान पान, अब जब भी कभी आपके जीआई ट्रैक में प्रॉब्लम होती है,
अपने अल्सर्स बनते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको प्रोबायोटिक्स लिखते हैं। तो प्रोबायोटिक्स का वो राइट। 100 रुपए का पता आता है। तो मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी चीज जो आपने अपने हेल्थ के लिए इस्तेमाल करनी है, दैट शुड बी अप टू दैट रिक्वायरमेंट कि वो आपको ठीक करे। उसका खाली नाम प्रोबायोटिक देके आपने उसको नहीं खरीदें, बल्कि उसमें देखें कि प्रोबायोटिक्स कितने हैं, इसकी गारंटी क्या है, ये मेक कहाँ का है। मतलब यू शुड सेटिस्फाइड विद ऑल द सर्टिफिकेशंस। ऐसे नहीं कोई भी चीज अपने जिस्म को जो आप अंदर लेते हैं उसको ऐसे कभी भी डोंट बी डिसऑनेस्ट विद योर बॉडी। तो उसके बाद बिल्कुल। हर्बल टी का इस्तेमाल करें आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि पानी का, अब पानी जो मुफ्त का होता है आजकल, तो वैसे चलो सफर में तो इसको पैसे देना ही पड़ते हैं, दैट इज एन इमरजेंसी, बट इन नॉर्मल रूटीन में अगर आपने पानी पीना है तो पानी करता क्या है, ये एक बहुत ही वाइटल इनऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जस्ट रिमेंबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये पानी जूसेस में होता है, सूप्स में होता है, जो लिक्विड्स में होता है, फ्लूइड्स में होता है। वो जो सॉलिड चीजें होती हैं जैसे फ्रूट्स होते हैं, एप्पल हो गया, पियर्स हो गए, तो इनका जो इनमें भी मतलब वेजिटेबल्स में जो पानी होता है, तो दैट वो क्या करता है आपके बॉडी के अंदर, ये आपके बॉडी को जो फ्लूइड की मेंटेनेंस होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। अच्छा, उसके बाद पानी जो है ये आपका नर्व इंपल्स है ना, जो उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये आपके मसल्स का कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन। मतलब बहुत ही जरूरी काम ये करता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए पानी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो पानी पीना मत भूलिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर पानी नहीं पी सकते तो आप इससे बड़ी बेवफाई आप क्या कर सकते हो अपनी बॉडी से। राइट सर। बिल्कुल सर। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जैसे सर आपने बताया कि प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स सिर्फ नाम से ही प्रोबायोटिक्स नहीं हो जाते। अब देखो जो ये जो चीजें हैं नॉर्मल हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं जो उनको सील ऑफ अप्रूवल देती है। तो कम से कम आप वो सील ऑफ अप्रूवल उनको कंफर्म कर लें। लेकिन आफ्टर दैट अब जीआई ट्रैक की जिसको इन्फेक्शन है, या फिर वो कौन लोग होते हैं, जब वो कौन सी जो एज स्लैब है जहाँ पे ये कॉमन होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि ऑनवर्ड्स 20 ये चीज कॉमन हो जाती है। ऑनवर्ड्स 20 ईयर्स, 20 साल के बाद ये प्रॉब्लम हमें कभी भी फेस करने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम जो केस मेडिकल स्टडीज में पाए गए हैं, वो 40 साल के ऊपर जब भी कोई इंसान होता है तो वहां पे ये केस मतलब ये संभावना ज्यादा हो जाती है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कभी भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रिगर हो सकती है। यस, ये सही बात है कि मतलब आईबीडी जो आपको, अब जब उम्र आपकी 20 साल हो जाती है तो उसके बाद किसी भी टाइम किसी को भी हो सकती है। अब सर एक चीज और भी होती है गुलशन जी, देखिए आप कि एक बीमारी होती है, वो रेस टू रेस ट्रैवल करती है, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी जो होती है वो भी पार्ट प्ले करती है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर बिल्कुल। में आप देखते हैं कि जो बंदे जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि इनके जो एंसेस्टर्स वो कार्डियोवैस्कुलर से ग्रस्त थे, तो उनके बच्चों को, जी। उनकी जनरेशन को हो सकती है। तो इसी तरह आईबीडी ये भी ऐसी बीमारी है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम फोर फादर्स टू द न्यू जनरेशंस। ये बात आप तय रखें, लेकिन डरने की बात नहीं है। जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, जब आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो फिर आपको इस चीज का कोई खौफ नहीं होता है। बिल्कुल सर। और जो ज्यादातर जब सर हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, तो देखो सर, खाने जो हमारा खाना है वो
बहुत ज़्यादा टाइम लेता है प्रॉपर डाइजेशन और एलिमिनेशन तक। तो जैसे खाने में जैसे नॉनवेज में हम बेकन होता है, बीफ होता है, हम होल मिल्क जैसे रहते हैं, हम जैसे कहते हैं ना फैट वाला मिल्क जो रहता है, और इसी के साथ में कि हार्ड चीज़ वगैरह, हार्ड चीज़ और मिल्क, ये सारी चीज़ें बड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में, क्योंकि इनका मैकेनिकल ब्रेकडाउन और उसके अंदर जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और बॉडी को उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्रेक डाउन करने में। तो जब भी ये खाना खाएं तो कम से कम अपनी बॉडी को एक ऐसी रूटीन में डालें ताकि आपकी बॉडी उसको प्रॉपर डाइजेस्ट कर सके, उस पर आपने और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। यस, ये अच्छी बात कही आपने, बट इसमें मैं देखिए ऐसे होता है कि वो एक कहावत है ना कि मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जाते हैं किसी पार्टी में, हमें पता है वहां पे नॉन वेज, बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर, ये मैं नहीं कह रहा, कोई राइट। नॉन वेज मिलता है तो हम इतना खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू टेक जितना आप मतलब आपको बंदिश नहीं है, बट जस्ट कीप योर अपना पेट का भी थोड़ा, आंखों को छोड़ो, अपने पेट का भी थोड़ा सा लिहाज रखो भैया। जितना डाइजेस्ट हो सकता है उतना ही खाएं। ओवर ईटिंग करोगे तो प्रॉब्लम इज देयर, उसकी परेशानी बढ़ेगी। तो उसके बाद देखो मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, नई चीज नहीं है, मतलब दिस इज वेरी कॉमन, इजीली विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी लेबर आप ये अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइजेशन अच्छी रखना चाहते हैं, अगर आप खाने को पचाना चाहते हैं, तो खासकर सोते समय जब आपने सोना है तो भाई साहब ऐसा करें कि उसके आप अपना खाना जो खाना है ना आपने, वो 3 से 4 घंटे सोने से पहले खा लें। वो खाना आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सोते समय आपने कोशिश करो कि सर के नीचे पिल्लो रख लो, आपका सर जो हो बॉडी के ऊपर होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए। उसके बाद अगर पॉसिबल हो सकता है तो लेफ्ट साइड पोस्चर में आप सोएं, इसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन काम करती रहेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि ऐसे पोस्चर में आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आप अपने घर बैठ के कर सकते हो, जिसमें आपका कोई पैसा, कोई लेबर, कुछ नहीं लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो प्रोग्राम था वो इसी हवाले से था। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें राब्ता रख सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमें गाइड कर सकते हैं कि अच्छा जी आप इस मसले पे बात करें, इस टॉपिक पे बात करें, ताकि हम थोड़ा उसी तरफ अपने आप को फोकस करूं। तो आज का आपने प्रोग्राम सुना, तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, ये प्रोग्राम के हवाले से हम ऐसा इंप्रेशन नहीं देते कि लोग हमें जाने या हम मशहूर हो जाएं। तो आपकी नजर एक लाइन में करता हूं कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें। माय डियर फ्रेंड्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, आप हमें जानते हैं, बस इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। और अगर जिंदगी विफाई नहीं करती है माय डियर फ्रेंड्स, तो अगले हफ्ते संडे वाले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे विजय कुमार और मिस्टर गुलशन जी को, जो आपके होस्ट थे, आज के प्रोग्राम के होस्ट भी थे, और जो भी आपने सुना उसके लिए थैंक्स। तो इजाजत चाहिए। थैंक यू वेरी मच।